सो अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड टुडे वी आर बैक अगेन विद अनदर टॉपिक। और आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक करेंगे, जिसके अंदर हम लोग रेडियो एक्टिव डीके और उसके जनरलाइज रेडियो एक्टिव एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा डीके होता क्या है। हम इन तीनों डीकेस के ऊपर बात करेंगे और तीनों डीकेस को इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि इसके बाद बेसिकली ये डीके होता क्या है, डिसइंटीग्रेशन क्या होती है और किस तरीके से इनकी हम लोग इक्वेशंस को बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो यहाँ पे चीज़ हम लोगों को नोट करनी है वो है रेडियो एक्टिविटी। लाइक आई सेड गाइस, रेडियो एक्टिविटी, अगर लेट्स से मैं सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोगों ने अभी प्रीवियस टॉपिक्स में अपने पढ़ा था कि अगर कोई भी लेट्स से एक एलिमेंट है, सही है, हम उसमें एक्सेस प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या लेट्स से एनर्जी दे दें, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो एलिमेंट है ना, ये अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। सही है, यानी एक स्टेबल स्टेट से ये एक अनस्टेबल स्टेट की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो अब होगा क्या, वो एलिमेंट क्या करेगा कि अपनी इस अनस्टेबल स्टेट को वापस स्टेबिलिटी की तरफ लाने के लिए अपने अंदर से डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। अब डिसइंटीग्रेशन क्या होती है या बेसिकली डिके क्या होता है, हम इस पे बात करेंगे। तो ये तीन तरीके की रेडिएशन को इमिट आउट कर सकता है। एक है अल्फ़ा, एक है बीटा और एक है गामा। इन तीनों की जो डिसइंटीग्रेशन होगी या इनके थ्रू जब ये डिके करेंगे तो ये उस जनरल एलिमेंट को वापस से स्टेबिलिटी की तरफ लेके आएंगे। अब हमारा टारगेट है कि हम इस पूरी चीज़ को पढ़ें कि किस तरीके से अल्फ़ा बीटा गामा की हम इक्वेशंस को बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ ये है कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, रेडियो एक्टिविटी है क्या। तो रेडियो एक्टिविटी अगर देखा जाए, इफ़ अ न्यूक्लियस कंटेन्स टू मैनी न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और एनर्जी, लाइक आई सेड, इट बिकम्स अनस्टेबल। Unstable nuclei try to become more stable by ejecting particles or energy. This process is called radioactivity. अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो अनस्टेबल हो जाते हैं एक्सेस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एनर्जी की वजह से, वो अपने आप को स्टेबल किस तरह बनाएंगे, इजेक्ट आउट करके पार्टिकल्स को या एनर्जी को, और इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। अब बात यहाँ पे ये कि इन्होंने ये बात क्यों बोली कि भाई पार्टिकल्स और एनर्जी, चले एनर्जी तो समझ में आता है, पार्टिकल्स नहीं समझ में आता। तो लाइक आई साइड, मैंने अभी आप लोगों के सामने तीन रेडिएशन के नाम लिए थे, एक है अल्फ़ा, एक है बीटा, एक है गामा। तो अल्फ़ा होता क्या है, अल्फ़ा इज़ बेसिकली अ पार्टिकल, या एक कह लें कि एक पार्टिकल की रिजेंबलेंस है। अल्फ़ा रिजेंबल करता है हीलियम को, तो ये बेसिकली एक हीलियम की तरह का पार्टिकल आप कह सकते हैं होता है, लेकिन ये हीलियम नहीं होता, ये बात याद रखनी है। मेजॉरिटी लोग इस चीज़ को गलत करते हैं कि वो कहते हैं कि ये बिल्कुल हीलियम है। नहीं, बिल्कुल हीलियम नहीं है, ये हीलियम की तरह का एक पार्टिकल है। सही है, रिजेंबल करता है। वर्ड रिजेंबल का मतलब है मिलता जुलता है। बीटा, अब बीटा या बेटा पार्टिकल बेसिकली रिजेंबल करता है हमारा इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन बीटा पार्टिकल की दो टाइप की डिसइंटीग्रेशन या डिके होती है, एक बीटा पॉजिटिव होती है और एक बीटा नेगेटिव होती है। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो खैर, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि बीटा की जो डिसइंटीग्रेशन है वो बीटा पॉजिटिव है या बीटा नेगेटिव है। इसके बाद हमारे पास है गामा, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सही है, तो ये एनर्जी की फॉर्म में आएगा हमारे पास। अब हम इन्हीं तीनों के ऊपर आगे बात करेंगे। तो ये बात पता चल गई कि रेडियो एक्टिव एमिशंस जो होती हैं वो होती हैं एक अनस्टेबल पार्टिकल से। एक अनस्टेबल पार्टिकल इन तीनों एमिशंस को करेगा, अल्फ़ा, बीटा और गामा को, ताकि वो अपने आप को स्टेबल बना सकें। अब आते हैं रेडियो एक्टिव डिके के ऊपर। तो रेडियो एक्टिव डिके होता क्या है? रेडियो एक्टिव डिके इज अ रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस विल डिसइंटीग्रेट इनटू मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन बाय द एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ रेडियो एक्टिव डिके, तो आप बताएंगे कि रेडियो एक्टिव डिके एक रैंडम और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और ये प्रोसेस बेसिकली
क्या होता है कि हम एक अनस्टेबल न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी की तरफ लाते हैं रेडियो एक्टिव एमिशंस के थ्रू। बेसिकली वो खुद आता है, हम नहीं करते, आर्टिफिशियली हम कर सकते हैं वैसे खैर, लेकिन होता है इस तरीके से। अब पेपर में आपसे क्या पूछा जा सकता है, जितनी भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं यहाँ पे, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एमिशंस, रेडियो एक्टिव डीके, ये तीनों ही पूछा जाएगा। और उसके बाद ये पूछा जाएगा कि एक्चुअल में रैंडम का क्या मतलब है और स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है। और अब तो खैर ये हो गया कि वो लोग स्पॉन्टेनियस को भी नहीं पूछते, वो ज़्यादातर रैंडम को पूछते हैं, तो स्पॉन्टेनियस भी जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए बिकॉज आगे जाके स्पॉन्टेनियस से रिलेटेड ए लेवल्स में भी क्वेश्चन आते हैं। तो जितनी क्लैरिटी होगी एक टॉपिक के बारे में, उतना ही आगे जाके आप लोग उसको सही से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो रैंडम की तरफ आते हैं। रैंडम प्रोसेस का मतलब होता है कि वन डज नॉट नो व्हेन एंड व्हाट इवेंट विल नेक्स्ट टेक प्लेस, यानी हमें नहीं पता कि कब और कैसे एक एलिमेंट या डिसइंटीग्रेट करेगा या डिके करेगा, हमें नहीं पता कि उसकी टाइमिंग क्या होगी, वो कभी भी कर सकता है या हो रहा हो हमें पता ही नहीं है। तो दैट्स व्हाट रैंडम मीन्स। तो पेपर में अगर रैंडम के बारे में पूछा जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, रैंडम का मतलब ये होता है वन डज नॉट नो व्हेन एंड व्हाट इवेंट विल नेक्स्ट टेक प्लेस, हाउएवर फ्रॉम लार्ज ऑब्जर्वेशंस ऑफ दीज इवेंट्स trends in radioactive decay are found to occur according to some laws of averages and that is statistics। अच्छा, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये जो बात की बात लिखी है कि हम लोग बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को लेने के बाद हम ट्रेंड्स को पता कर लेते हैं, तो ग्राफ जो आगे जाके आप लोग स्टडी करेंगे हाफ लाइफ के, वो कुछ ऐसे होंगे, एक्सपोनेंशियल डीके कर्व्स कहलाती हैं ये जो डीके कर्व्स होती हैं ये बेसिकली ट्रेंड बता देता है पूरा कि एक्चुअल में हो क्या रहा होता है। लेकिन ये खैर आगे की बात है, मैं आप लोगों को जब हाफ लाइफ पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि हाफ लाइफ में किस तरीके से हम इनको रीड करेंगे। अभी 3 से 4 चीज़ें नोट करने की ज़रूरत थी। बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, रेडियो एक्टिव एमिशंस क्या होती हैं, और जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो ये रैंडम और स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है। तो रैंडम का मतलब पता चलिए कि हमें नहीं पता, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है डिके के दौरान, और डिके मतलब डिपेंड नहीं करता किसी टाइम फैक्टर पे कि भाई वो इतने ही टाइम पे होगा, नहीं, वो किसी भी वक्त हो सकता है। अब आते हैं स्पॉन्टेनियस के ऊपर। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है। स्पॉन्टेनियस का सिंपल मतलब ये है कि जाहिर सी बात है एक न्यूक्लियर लेवल पे, न्यूक्लियस के लेवल पे एक इवेंट हो रही है, यानी डिसइंटीग्रेट कर रहा है एक पार्टिकल बहुत इंटरनली, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई फिजिकल कंडीशन या फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा इसकी डिसइंटीग्रेशन को। यानी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो कहीं ये ना हो कि ये फास्ट हो जाए, नहीं, या प्रेशर बढ़ा दूं जैसे कि हम यूजुअली फिजिक्स में बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये होता है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल कंडीशन सच एज केमिकल कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और प्रेशर। यानी ये खुद ब खुद ही होता है और ये इन तीनों को चेंज करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। तो ये इसलिए स्पॉन्टेनियस, रैंडम और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि नेचर ऑफ ईच टाइप ऑफ एमिशन क्या है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है। तो अब हम इन सेपरेट एमिशंस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल होता क्या है। याद रखें अल्फा इन जनरल सिंबॉलिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, जो कि बिल्कुल रिजेंबल करता है एक हीलियम न्यूक्लियस को, ठीक है। और अब हीलियम और अल्फा दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों में एक ख़ास फ़र्क है जिसके बारे में पेपर में पूछा जाता है, वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। जनरली देखा जाए पेपर में रिजेंबलेंस तो पता चल रही है कि अल्फा और हीलियम क्यों सेम है। जाहिर सी बात है यार, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के थ्रू, यानी न्यूक्लियॉन नंबर 4 है, सही है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 4 है और 2 प्रोटॉन्स हैं, दोनों में सेम है, इसलिए रिजेंबलेंस है। लेकिन एक चीज़ नहीं है अल्फा पार्टिकल में, वो है इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से हम वर्ड यूज़ करते हैं कि ये बेसिकली एक रिजेंबल करता जुलता पार्टिकल है हीलियम का, लेकिन ये हीलियम नहीं है। तो हम बार बार हीलियम सिर्फ इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें आइडिया हो जाता है कि यार हीलियम के जैसा पार्टिकल है, लेकिन हीलियम जैसा मतलब पूरी तरह हीलियम नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब ज़रा बात करते हैं कि अल्फा का 4 2 रिप्रेजेंट क्या करता है।
तो खैर यू डोंट नीड टू नो अबाउट द मास ऑफ 4u। यू का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। पता होना तो चाहिए स्टूडेंट्स को कि यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, क्योंकि यूनिफाइड एटॉमिक मास का मतलब होता है ये बेसिकली एक प्रोटॉन का मास होता है। और यूजुअली केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम यू या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो खैर इसको अगर आपको नहीं भी पढ़ना अभी के लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बात के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आइडिया होना चाहिए कि यू का मतलब सिर्फ मास है। ठीक है, बीटा पार्टिकल के ऊपर आते हैं। बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड विद वेरिंग स्पीड विच कैन बी एज हाई एज 9/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, वो ये है कि बीटा यूजुअली दो टाइप का डीके होता है, एक बीटा पॉजिटिव, एक बीटा नेगेटिव। हम ओ लेवल्स में IGCSE GCSE में सिर्फ बीटा नेगेटिव पढ़ते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का एक ऑपोजिट पार्टिकल भी होता है जिसको हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज आप लोगों को पता होना चाहिए। अगेन ये भी थोड़ा सा मुझे वैसे समझ में नहीं आता ओ लेवल्स के सिलेबस में पॉजिट्रॉन को क्यों नहीं कंसिडर किया जाता, बिकॉज जो बीटा नेगेटिव डीके है उसी का ऑपोजिट बीटा पॉजिटिव, और बहुत ईजी है, मतलब 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अगर बीटा नेगेटिव समझ में आ गया तो बीटा पॉजिटिव भी समझ में आ जाएगा। खैर, तो हम सिलेबस को ही टिक के बात करेंगे कि बीटा नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन के डीके के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इस डीके के अंदर बीटा पार्टिकल करता क्या है? बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन की रिजेम्बलेंस होती है। तो अब यहाँ पे पेपर में एक सवाल किया जाता है कि बीटा और पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन रिजेंबल करते हैं, मतलब वो दोनों सेम है, लेकिन फ़र्क क्या होता है? याद रहे, इलेक्ट्रॉन एक पूरा पार्टिकल है और इसका ऑपोजिट पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। सही है। बीटा नेगेटिव डीके सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव डीके होता है। तो अगर सिर्फ ये कहना कि बीटा सिर्फ इलेक्ट्रॉन से रिजेंबल करता है, गलत होता है, क्योंकि बीटा दो तरीके का डीके हो सकता है, एक पॉजिट्रॉन भी और एक इलेक्ट्रॉन भी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे किया जा सकता है पेपर में कि बीटा किससे रिजेंबल करता है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन से। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि बीटा दो तरीके के पार्टिकल्स को गिव आउट कर सकता है, एक है पॉजिट्रॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। यूजुअली फॉर सिलेबस इलेक्ट्रॉन ही इमिट आउट होगा और पूछा भी इसके बारे में जाएगा, लेकिन जानना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। गैमा रेस सबसे आसान होती हैं गैमा रेस की स्टडी, क्योंकि गैमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ्स। अच्छा, इसमें क्या है मैं आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ। गैमा रेस के अंदर सबसे आसान चीज़ समझने की ये है कि ये वेरी शॉर्ट वेवलेंथ्स की वेव होती हैं। दे आर ऑफन इमिटेड एट द सेम टाइम एज अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, और ये मासलेस होती हैं। इसका मतलब ये है कि इनका कोई मास नहीं होता। जाहिर सी बात है यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, यानी एक तरीके से लाइट है। तो ये जो वेव्स हैं इनका कोई मास नहीं है, और जब मासलेस हैं तो ये इस तरीके से और बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, तो इनको हम पार्टिकल्स की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड करते। हम कहते हैं कि यार गैमा रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या एनर्जी गिव आउट हो रही है। तो जो भी इक्वेशंस में आगे हम एनर्जी पढ़ेंगे, हो सकता है कि हम उसको गैमा रेडिएशन से भी रिप्रेजेंट करें। खैर, ये आगे जाके हम देखेंगे। तो ये एक चार्ट है जो आप सबके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नेचर भी है, नोटेशन भी है, मास भी है, चार्ज भी है, स्पीड भी है, रिलेटिव आयनाइजिंग एबिलिटी है और रिलेटिव पेनिट्रेशन पावर है। अब नेचर क्या होता है ये सुन लें। अल्फा पार्टिकल का नेचर अगेन हीलियम न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड के बराबर, बीटा इलेक्ट्रॉन होता है, गैमा रेडिएशन बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। नोटेशन मैं बता चुका हूँ, हीलियम की 4He या अल्फा पार्टिकल की 4α2 ये लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉन की इस तरीके से होती है, बीटा की इस तरीके से, यानी दोनों सेम ही होती हैं, बस बीटा पार्टिकल है यानी 0 -1 बीटा ऐसे लिख सकते हैं। गैमा की 0 0 बिकॉज इट्स एनर्जी डजंट हैव एनी पार्टिकल इन इट। मास के ऊपर आते हैं। 4u का मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। आप इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का यहाँ पे मास रख दें तो वो आपको टोटल kg में मास बता देगा अल्फा पार्टिकल का। यानी अगर 4u लिखा है और u की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है यानी एक प्रोटॉन का मास है, तो आप उसको इधर रखें और मल्टीप्लाई करा दें तो जो आपको आंसर मिलेगा वो kg में मिलेगा, और वही kg मास टोटल मास होगा आपके अल्फा पार्टिकल का। सेम गोज़ फॉर बीटा, और गैमा का नहीं है, मासलेस है। और चार्ज पता होना चाहिए, अल्फा का +2 चार्ज है, बीटा नेगेटिव E एंड नन बिकॉज वो चार्ज है नहीं गैमा के ऊपर। स्पीड सबसे फास्टेस्ट, लाइक आई सेड, सबसे फास्टेस्ट गैमा होगी क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। फिर उससे कम बीटा होगी, सबसे कम अल्फा होगी।
रिलेटिव आयनाइजिंग कैपेबिलिटी, अब यहाँ पे एक बात आती है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में कि भाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रेडिएशन कौन सी है। वेल टेक्निकली इट्स अल्फ़ा बिकॉज उसकी आयनाइजिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है, पर ये सवाल डिपेंड करता है कि आप इस किस कंडीशन के ऊपर आप अप्लाई करते हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ अल्फ़ा के ऊपर बात करेंगे कि अल्फ़ा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि उसकी रिलेटिव आयनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। और अगर अल्फ़ा रहा या अल्फ़ा के आप विसिनिटी में रहे जहाँ पे अल्फ़ा की रेडिएशन गिव आउट हो रही है तो आप अफेक्ट हो सकते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो अल्फ़ा सबसे ज़्यादा हाईली आयनाइजिंग है, उससे कम बीटा है और सबसे कम गैमा है। और इसी का रिवर्स है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन का मतलब है कि ये कितना किसी चीज़ से आर पार हो सकती है। तो अल्फ़ा कंपैरेटिवली, आगे मैं खैर इसको और डिटेल में पढ़ा दूंगा, सबसे कम पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा की है, उससे ज़्यादा बीटा की और सबसे ज़्यादा गैमा की है। यहाँ पे मैंने सारे यूनिफाइड एटॉमिक मास का यूनिट का लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट्री चार्ज भी लिखा हुआ है, सी स्पीड ऑफ लाइट भी लिखी हुई है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। हाउएवर मैं थोड़े एक टाइम बाद इंशाल्लाह इन नोट्स को अवेलेबल कर दूंगा ऑनलाइन, तो आप लोग वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, सो आयनाइजेशन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात, आयनाइजेशन होती क्या है। अल्फ़ा यानी अगर हम देखें तो आयनाइजेशन का बेसिक मतलब होता है कि आयंस फॉर्म करना, लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम सोडियम का, लेट्स से सोडियम का पॉजिटिव आयन बनता है, क्लोराइड का नेगेटिव आयन बनता है, ये आयंस होते हैं। तो आयनाइजेशन इज़ बेसिकली प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग आयंस, राइट। तो अब आयनाइजिंग की पावर क्या है, यानी अगर अल्फ़ा लेट्स से एयर में से पास होता है, अल्फ़ा पार्टिकल एक एयर चेम्बर में से पास होता है और उस एयर में मुख्तलिफ गैसेज हैं, तो अल्फ़ा जब इसमें से पास होगा ना तो इस एयर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हो उनको आयनाइज ज़रूर करेगा। अब मसला यहाँ पे ये है कि अल्फ़ा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अल्फ़ा ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करती, तो ये थोड़े से एयर के बैरियर को पार कर लेगी लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सकती। तो ये 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से अल्फ़ा कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग प्रेफर करते हैं, तो जब यूज़ करते हैं तो हम उस पूरे चेम्बर को वैक्यूम बना लेते हैं, जो कि हमने गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था कि हम क्यों गीगर मार्सडेन में वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वो इसी वजह से क्योंकि अल्फ़ा ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता एयर में। खैर, अब आते हैं अल्फ़ा के ऊपर। Alpha particle knocks electrons out of nearby atoms, thus ionizing the atoms. The alpha particles are much heavier than the electrons and can simply dislodge them from the atoms. क्यों अल्फ़ा पार्टिकल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिट से डिसलॉज करते हैं? कि कंपैरेटिवली अल्फ़ा पार्टिकल थोड़े बड़े हैं, यानी कंपेयर टू साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा पार्टिकल थोड़े बड़े हैं, तो उनके टकराने के चांसेस या डिसलॉज करने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसी वजह से जब डिसलॉज करने के चांसेस ज़्यादा हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं आयनाइजेशन के लिए, और ऑटोमेटिकली आयनाइजेशन करते ही हैं, तो हम इसको ज़्यादातर स्मोक डिटेक्टर्स में यूज़ करते हैं। खैर, दूसरी बात, बीटा पार्टिकल्स। बीटा बिल्कुल रिजेंबल करता है इलेक्ट्रॉन से, तो बिल्कुल बाय साइज़ भी आप कह सकते हैं कि बीटा उतनी ही साइज़ का होगा जितना इलेक्ट्रॉन का होगा, और जब वो इसके डिसलॉज करने के चांसेस या आयनाइज करने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं कंपेयर टू अल्फ़ा, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन और इसका साइज़ जब सेम है भाई, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही हिट कर रहा है, तो बहुत कम चांसेस है कि एक छोटी चीज़ दूसरी छोटी चीज़ को टकराए, तो डिसलॉज करने के चांसेस कम होते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आयनाइजिंग कैपेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है। अब आते हैं गैमा पे। गैमा आर द लीस्ट आयनाइजिंग। जाहिर सी बात है, मासलेस है, तो डिसलॉज करना या टकराने के चांसेस कम है, जिसकी वजह से इसको इस तरीके से समझ लें कि बिल्कुल भी जब कुछ है ही नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज करेगा कैसे? उसके ऑर्बिट से टकराएगा तभी तो उसको निकालेगा अपने ऑर्बिट से, लेकिन जब टकराने के लिए कोई मास है ही नहीं, मास लेस है, तो कैसे उसको आयनाइज करेगा? तो सबसे कम चांसेस होते हैं गैमा रेडिएशन के। आगे बढ़ते हैं अब। ओके गाइस, पेनिट्रेटिंग पावर। आज फिर मैं पेनिट्रेटिंग पावर के ऊपर भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज बता दूंगा, ताकि इस लेक्चर में आपके पास अल्फ़ा बीटा गैमा की इक्वेशंस, उसके साथ उनकी आयनाइजिंग कैपेबिलिटी, उनकी पेनिट्रेशन पावर के ऊपर हम लोग पूरी बात कर लेते हैं। अब हम पेनिट्रेशन पावर के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ गाइस, जब हम लोग अल्फ़ा बीटा और गैमा को देखते हैं, लाइक आई सेड, मैंने पहले ही बता दिया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसका कंपैरेटिवली जो मास है वो ज़्यादा है, सही है।
और फिर उससे कम बीटा है, और सबसे कम या मासलेस है वो गैमा है। तो पेनिट्रेशन पावर को एक एनालॉजी के तौर पे आप समझें कि एक नेट है, मतलब लेट्स से एक नेट है, बड़ी चीज़ नेट से आर पार नहीं हो सकती, वो रुक जाएगी, सही है। छोटी चीज़ हो जाएगी जो बिल्कुल ही मासलेस है, जिसमें है ही नहीं, और मतलब बिल्कुल इसको इमेजिन करें उसमें बहुत छोटी सी है, तो वो तो बिल्कुल ही आर पार कर जाएगी। तो रेडिएशन हर चीज़ से आर पार कर जाती है, वो बिल्कुल ही पेनिट्रेट कर जाती है किसी भी चीज़ में। तो इसका मतलब ये है कि गैमा रेडिएशन की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी, और जब गैमा की रेडिएशन की पावर सबसे ज़्यादा है तो उससे कम बीटा की है और सबसे कम अल्फ़ा की है। उसकी वजह मैंने आप लोगों को ऐसी एनालॉजी के तौर पे समझा दी, मासेस को माइंड में रखते हुए और एक नेट को माइंड में रखते हुए करें कि जो जितनी बड़ी चीज़ है वो नेट में उतनी जल्दी फंस जाएगी, लेकिन जो जितनी पतली चीज़ है या छोटी चीज़ है वो आसानी से आर पार हो जाएगी। तो गैमा रेडिएशन लाइक इट्स लाइट या रेडिएशन है, तो वो आर पार हो जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसी तरीके से डिफरेंट जगहों से आर पार होते हुए कम्युनिकेशन के तौर पे हम लोग यूज़ भी करते हैं। खैर, गैमा रेडिएशन के ऊपर हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इस पूरे टॉपिक में यानी पेनिट्रेटिंग पावर के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पेपर में पूछी जाती है, वो है कि अल्फ़ा को कौन सी चीज़ रोक सकती है। तो अगर हम एक थिक शीट ऑफ पेपर रखें, थिक शीट ऑफ पेपर जो तो उस थिक शीट ऑफ पेपर से ही अल्फ़ा पार्टिकल्स रुक जाएंगे। अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव है यानी 2+ चार्ज हम लोग लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस लिखा है, तो आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ये पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा, बिकॉज थिक शीट ऑफ पेपर है, अल्फ़ा आसानी से इस पेपर की शीट से रुक जाएगा। फिर आते हैं एल्यूमिनियम पे। गाइज, अगर मैं बीटा को यूज़ करूँगा तो पेपर बीटा को नहीं रोक पाता, बीटा सिर्फ एल्यूमिनियम की शीट से रुकता है, और वो एटलीस्ट 3 मिलीमीटर की शीट होनी चाहिए। जब वो 3 मिलीमीटर की शीट होगी तब जाके आपकी जो बीटा की रेडिएशन है वो ब्लॉक हो जाएगी। अब आते हैं लेड के ऊपर, यानी अब यहाँ पे आपके पास एक लेड रखा हुआ है, गैमा इन दोनों से आर पार हो जाती है, गैमा इन दोनों से आर पार हो जाती है और आके हिट करती है लेड पर। तो जब वो आके लेड पर हिट करती है तो लेड गैमा को अच्छा खासा रोक लेता है। तो कभी अगर आप लोगों ने नोट किया हो डिफरेंट मूवीज़ में, मैं एक मूवी का सीन भी आपको दिखाऊंगा, तो आई होप सब लोगों ने इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल देखी होगी। तो उसमें शुरू में ही दिखाया होता है कि एक न्यूक्लियर फैसिलिटी से जो प्रोटैगनिस्ट है, जो डॉक्टर जोन्स होते हैं, वो किस तरीके से स्केप करता है। सो द पॉइंट इज़, वो सीन मैं आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा कि लेड कितना काम का है जब ऐसा कोई न्यूक्लियर वॉरफेयर हो और आप फंस जाएं, या आप एक ऐसे जोन में हैं जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको लेड से रिलेटेड चीज़ें पहननी पड़ेंगी, या ऐसा मतलब वो मटेरियल पहनना पड़ेगा जो लेड से बना हुआ। तो लेड गैमा को, बीटा को और अल्फ़ा को रोक देती है, गैमा को भी बहुत हद तक रोक देती है, डिपेंड करता है थिकनेस कितनी है, लेकिन यूजुअली वो रोक देती है। तो गैमा हमेशा लेड से रुकेगी, लेड तीनों को रोक सकती है, बीटा एल्यूमिनियम से और अल्फ़ा पेपर से। तो ये तीनों बातें आप लोगों को याद रखनी है पेपर के लिए, क्योंकि इससे ही आगे हम लोग एक और चीज़ करेंगे जिसमें इंडस्ट्रीज़ में हम किस तरीके से इस पेनिट्रेशन पावर की एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसको हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। सो डिफ्लेक्शन अब हम लोग पढ़ेंगे। डिफ्लेक्शन थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होता है, मैग्नेटिक वाला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रिक बहुत ईजी है क्योंकि हमें चार्जेस पता होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट चार्जेस फर्स्ट, कि अल्फ़ा का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, सही है, मैं 2+ नहीं लिख रहा अभी, बस मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। गैमा का कोई चार्ज नहीं है, तो वो चार्जलेस है, ठीक है। इमेजिन कि आपके सामने एकदम से ये तीनों रेडिएशन आई, हुआ क्या, अब आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट की हुई है, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। होगा क्या, अल्फ़ा क्योंकि पॉजिटिव है तो वो डेफिनेटली अट्रैक्ट हो जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, बीटा क्योंकि नेगेटिव है वो अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और जो गैमा है वो तो स्ट्रेट आर पार सीधा चला जाएगा क्योंकि उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। तो हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो यही प्रिंसिपल यहाँ लग रहा है, तो चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने के लिए जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करने की है कि अगर आप इस डायग्राम को देखें, मैं फिर से भी दिखा दूंगा,
तो उस डायग्राम में अल्फा बहुत दूर जाकर डिफ्लेक्ट कर रहा है, बीटा बहुत पहले डिफ्लेक्ट कर रहा है। इन दोनों को CIE में ओ लेवल्स में टेस्ट किया जाता है और मेजॉरिटी कैंडिडेट्स इसी में गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है कि वो प्लॉट्स मतलब ये करेंगे कि दोनों को एक ही टाइप पे प्लॉट कर देंगे, शुरू में ही बेंड करवा देंगे दोनों को और एक ही लेंथ पे। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप बेंडिंग सही करवा रहे हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन बेंडिंग की लेंथ बहुत मैटर करती है, तो आप उस पर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ गौर से देखें, अल्फ़ा की लेंथ ज़्यादा है यानी बहुत आगे जाके बेंड कर रहा है, बीटा बहुत शुरू में बेंड कर रहा है। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि अल्फ़ा एक हैवी ऑब्जेक्ट है, सही है, एक वज़नी चीज़ है, इसको मैं इस एनालॉजी समझा रहा हूँ, और बीटा एक हल्का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब पता है कि पार्टिकल्स हैं, लेकिन मैं अभी उनको ऑब्जेक्ट्स के प्रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। जो चीज़ वज़नी होती है उस पे उसके ऊपर अगर चार्ज भी हुआ तो उसको अपनी तरफ खींचने में वक्त लगता है, यानी हल्के हल्के वो करीब आएगा, सही है। एक मोशन से वो आगे जा रहा तो उसको आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हल्के हल्के आपके पास आएगा। जो हल्की चीज़ है वो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि उस पर फोर्स एक्ट कर रही होगी उसको खींचने वाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम हम दे सकते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या बीटा पार्टिकल आएंगे, उसका मास कम है तो वो एकदम से खिंच जाएगा और वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएगा। गाइस याद रखना है आप सबको कि अल्फ़ा हमेशा दूर करके बनाना है, बीटा जल्दी बनाना है। ये नहीं कि आपने बीटा और अल्फ़ा दोनों ऐसे करके बना दिया। कंपैरेटिवली ये बात तो सही है कि आपने बीटा की डायरेक्शन सही बनाई है, लेकिन एग्जामिनर इसको करेक्ट नहीं मानेगा, आपको थोड़ी सी वेरिएशन दिखानी पड़ेगी डिस्टेंसेस में, क्योंकि बीटा लाइट होता है, अल्फ़ा कंपैरेटिवली हैवी है, और गैमा तो आपको स्ट्रेट ही बनाना है, सिंपल इज़ दैट। तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन किस तरह करते हैं।